बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 17 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड स्टडी कर रहे हैं हम। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक नंबर 5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। स्टूडेंट्स, मैग्नेट के बारे में आप जानते हैं कि बहुत एक इंटरेस्टिंग सा मटेरियल होता है। मैग्नेट जो है अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और मैग्नेट्स की जो है इनकी एबिलिटी होती है कि कुछ सर्टेन किस्म के मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और बाकी मैग्नेट्स को अट्रैक्ट और रिपेल करने की एबिलिटी रखते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इमर्ज होती हैं और साउथ पोल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो मर्ज हो जाती हैं या वहाँ एंड होती हैं। दो सेम जो पोल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे मैग्नेट के, लाइक नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और साउथ जो है वो साउथ पोल को रिपेल करेगा। और जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक नॉर्थ पोल जो है वो दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा एक मैग्नेट जो है इसका मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। जिस तरह चार्जेस जो हैं पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को रिपेल करता है, और नेचर में एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो आइसोलेटेड हो सकता है और एक नेगेटिव चार्ज भी आप सेपरेटली देख सकते हैं। लेकिन एक जो मैग्नेट है कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक मैग्नेट जो है वो सिर्फ नॉर्थ पोल के साथ एग्जिस्ट करे। मैग्नेट का सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा डाईपोल की फॉर्म में रहता है, यानी इसका नॉर्थ और साउथ दोनों पोल होंगे। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि कुछ सर्टेन किस्म के मटेरियल जो हैं वो मैग्नेटिक क्यों होते हैं, इनका ये बिहेवियर क्यों होता है। ये आपके बुक की ही कुछ लाइंस को मैंने यहाँ पेस्ट किया है, मेरे साथ साथ आप भी इनको स्टडी करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। From the study of the magnetic fields produced by bar magnets and moving charges, that is currents, it is possible to trace the origin of the magnetic properties of the material. स्टूडेंट्स, इसी बुक के चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने स्टडी किया कि जब भी किसी वायर में से करंट गुजरता है तो वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। अब बेसिकली करंट क्या है? करंट है फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी जब भी चार्ज कहीं पे मूव करेगा तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिज्म जो है ये चार्जेस की मोशन के साथ रिलेटेड है और हर एटम जो है वो चार्जेस से ही मिलके बना हुआ है। उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और उसके न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी मूविंग कंडीशन में है। तो इसका मतलब है कोई भी जो एटम है जिसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है उसकी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ें। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द फील्ड ऑफ अ लॉन्ग बार मैग्नेट इज़ लाइक द field produced by a long solenoid carrying current and the field of a short bar magnet resembles that of a single loop. अब जिस तरह आपके पास अगर एक बड़ा सा मैग्नेट हो, लॉन्ग बार मैग्नेट हो, उसका मैग्नेटिक फील्ड अगर आप ऑब्जर्व करें तो बिल्कुल एक सोलेनाइड के मैग्नेटिक फील्ड की तरह का ही होगा। और अगर आपके पास एक शॉर्ट बार मैग्नेट हो तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिजेंबल करेगा एक सिंगल लूप के अंदर अगर करंट हो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके साथ रिजेंबल करेगा शॉर्ट बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। दिस सिमिलैरिटी बिटवीन द फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट्स एंड करंट्स अर्ज एन इंक्वायरिंग माइंड टू थिंक दैट ऑल मैग्नेटिक इफेक्ट्स मे बी ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट्स। तो ये जो रिजेंबलेंस है ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि सारे जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स हैं डिफरेंट, मतलब किसी भी मटेरियल का अगर कोई मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है तो वो मे बी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस या ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट्स हो, दैट इज़ मूविंग चार्जेस। अ व्यू फर्स्ट हेल्ड बाय एम्पेयर। ये जो आइडिया है फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पेयर ने दिया कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये चार्जेस की सर्कुलेशन के साथ कनेक्टेड है। The idea was not considered very favorably in Ampere's time because the structure of the atom
was not known at that time. Taking into consideration the internal structure of atom discovered thereafter, the Ampere's view appeared to be basically correct. अगर एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए तो वहाँ से ये पता चलता है कि वाकई इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से जो है वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है किसी भी मटेरियल का। तो इस तरह जो एम्पेयर था इसका आइडिया करेक्ट हुआ। द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन एटम कैन अराइज फ्रॉम टू मोशंस। हम ये कह रहे हैं कि किसी भी जो एटम के अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है वो टू टाइप्स के एक चार्ज की दो तरह की मोशंस की वजह से प्रोड्यूस होता है। टॉपिक को मैंने हेडिंग दी है स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म इन एटम्स, ताकि स्टूडेंट्स आपको याद रहे कि इलेक्ट्रॉन की टू टाइप्स की मोशन होती है, एक होगी स्पिन मोशन और दूसरी होगी ऑर्बिटल मोशन। आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द स्पिन मोशन भी एट अ टाइम परफॉर्म कर रहा होता है और उसी टाइम पे ऑर्बिटल मोशन भी परफॉर्म कर रहा होता है। इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दो तरह की मोशंस परफॉर्म करता है, तो मैग्नेटिज्म जो है वो इन दो तरह की मोशन से ही प्रोड्यूस होगा। फर्स्ट, ईच इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस बिहेव्स लाइक एन atomic sized loop of current that generates a small magnetic field. This situation is similar to the field created by the current loop in figure 17.15d। ये इसी पेज की आप लेफ़्ट साइड पे देखें, लास्ट पे एक पिक्चर बनी हुई है जो कि ये शो कर रही है कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ अ करंट लूप। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहा होता है, इसका मतलब है कि एक सर्कुलर पाथ के अंदर एक चार्ज जो है वो मूव कर रहा है। ये बिल्कुल उसी तरह मूव कर रहा है अगर आपके पास एक करंट लूप हो। तो जिस तरह करंट लूप की अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इसी तरह ये सर्कुलेटिंग चार्ज जो है अपना एक माइनर सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। Next line, secondly, each electron possesses a spin that also gives rise to magnetic field. The net magnetic field created by the electrons within an atom is due to the combined field created by their orbital and spin motions. अब सेकेंडली जो है इलेक्ट्रॉन जो है अपने अपने ऑर्बिट में अपने ही एक्सिस के अराउंड स्पिन भी कर रहा होता है, तो दैट मीन्स कि उसकी स्पिन मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। हम किसी भी एटम के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल और स्पिन मोशन का रिजल्ट जो है उसका रिजल्टेंट होगा। अच्छा जी, सिंस देयर आर अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, देयर करंट्स और स्पिन्स may be so oriented or aligned as to cancel the magnetic effects mutually or strengthen the effects of each other. अब एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उन इलेक्ट्रॉन्स का आपस में इंटरेक्शन इस तरह से होगा कि मे बी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर दे या दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड के साथ मिलके एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना दे। An atom in which there is a resultant magnetic field behaves like a tiny magnet and called a magnetic dipole. अब एक ऐसा एटम जिसके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करें वो एक टाइनी सा मैग्नेट बना देंगे जिसके दो पोल्स होंगे, कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। The magnetic fields of the atoms are responsible for the magnetic behavior of the substance made up of these atoms. Magnetism is therefore due to the spin and orbital motion of the electrons surrounding the nucleus and is thus a property of all substances. तो इसका मतलब है अब आप जानते हैं कि हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे और हर किस्म का इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन मोशन भी परफॉर्म करेगा और ऑर्बिटल मोशन भी परफॉर्म करेगा। तो इसका मतलब है
मैग्नेटिज्म हर मटेरियल की प्रॉपर्टी है, हर मटेरियल मैग्नेटिक है बट मे बी वो मैग्नेट ना हो, क्योंकि उसके अंदर जो है मे बी इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर दें या एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करें। तो जब एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे तो मटेरियल जो है वो मैग्नेट नहीं बनेगा, और जब एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेंगे तो मे बी उस मटेरियल का मैग्नेटिक बिहेवियर शो हो। It may be mentioned that the charged nucleus itself spins giving rise to a magnetic field। अब ये कह रहे हैं कि एक न्यूक्लियस जो है वो भी अपने सेंटर के अराउंड स्पिन कर रहा होता है, लेकिन उसकी स्पिन मोशन इतनी कम होती है, इतनी वीक होती है कि उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो बहुत ही वीक होगी, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है however it is much weaker than that of the orbital electrons, thus the source of magnetism of an atom is the electrons। तो एक एटम का जो मैग्नेटिज्म है वो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन से ही अराइज होगा। Accepting this view of magnetism, it is concluded that it is impossible to obtain an isolated north pole। The north pole is merely one side of a current loop, the other side will always be present as a south pole। ये वही बात जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बल्कि हमेशा जो है मैग्नेट वो डाइपोल की फॉर्म में होगा, एक जो साइड है वो नॉर्थ पोल बनेगी और दूसरी साउथ पोल, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंटल रियलिटी। तो ये था आपका स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन किस तरह से पार्टिसिपेट करती है किसी भी मटेरियल के मैग्नेटिक बिहेवियर में। अब नेक्स्ट है हमारा कि इस बिहेवियर की बेस पे कितने टाइप के मटेरियल्स होंगे। तो यहाँ पे जो हैं दो तरह के केसेस, एक होता है पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक मटेरियल, यानी एक मटेरियल पैरामैग्नेटिक होगा और दूसरा डायामैग्नेटिक। अब ये पैरा और डाया क्यों होते हैं मटेरियल्स? टू केसेस arise which have to be distinguished in the first case, the orbits and the spin axis of the electrons in an atom are so oriented that their fields support each other and the atoms behave like a tiny magnet। अब जो फर्स्ट केस है वो आपको एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बता रहे हैं कि कोई भी मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेटिक तब होगा जब इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन इस तरह से होगी कि इस तरह से ओरिएंटेड होगी कि ये एक दूसरे के फील्ड को सपोर्ट करेंगे और ये एज अ रिज़ल्ट एक मैग्नेट बनाएंगे। तो उस वक्त एटम जो है वो एक टाइनी मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगा। सब्सटेंसेस विद सच एटम्स आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऐसी सब्सटेंसेस को आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन एक दूसरे को सपोर्ट करे और वो वो एटम जो है वह एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव करें। In second type of atoms there is no resultant field as the magnetic fields produced by both orbital and spin motions of the electrons might add up to 0। अब जो सेकंड टाइप के मटेरियल हैं इनका जो नेट मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो एक दूसरे को कैंसिल करती है एक दूसरे के इफेक्ट्स को, और रिजल्टेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड वो हो जाती है ज़ीरो। दीज आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इस टाइप के मटेरियल्स को आप बोलेंगे डायामैग्नेटिक मटेरियल और डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल द एटम्स ऑफ वाटर, कॉपर, बिस्मिथ एंड एंटीमनी। ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की कुछ एग्जांपल हैं, यानी वाटर, कॉपर, बिस्मिथ और एंटीमनी। ये जो सब्सटेंसेस हैं ये रिपेल करती हैं किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को। एक थर्ड टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल है जिसका नाम है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। अब ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल है in the branch of magnetism. However, there are some solid substances, for example iron, copper, nickel, chromium dioxide and alnico, and iron, aluminium, nickel, cobalt alloy, in which the atoms cooperate with each other in such a way so as to exhibit a strong magnetic effect। अब जो था पैरामैग्नेटिक मटेरियल उसमें भी
इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, बट उन दोनों के सपोर्ट करने के रिज़ल्ट में भी एक स्मॉलर मैग्नेटिक फील्ड बना, जिसकी रिज़ल्ट में एक टाइनी सा मैग्नेट बना। लेकिन इस केस में एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन है वो इस कदर एक दूसरे को कोऑपरेट करती हैं कि ये एज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बिहेव करता है, यानी इनका इफ़ेक्ट जो है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। दे आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस को आप बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। अब ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इनका बिहेवियर जो है वो डोमेन थ्योरी की बेस पे स्टडी किया जाता है। Recent studies of ferromagnetism have shown that there exists in ferromagnetic substances small regions called domains. The domains are of macroscopic size of the order of millimeters or less, but large enough to contain 10 raised to power 12 to 10 raised to power 16 atoms. अब जो domains हैं ये किसी भी मटेरियल के अंदर एक ऐसा रीजन होगा जो मैक्रोस्कोपिक साइज़ का होगा और इसके अंदर 10 रेज़ टू पावर 12 टू 10 रेज़ टू पावर 16 यानी बहुत ग्रेटर अमाउंट में जो है एटम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं एक डोमेन के अंदर। अब डोमेन के अंदर क्या होता है ये हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। Within each domain, the magnetic fields of all the spinning electrons are parallel to one another, that is, each domain is magnetized to saturation. अब हर डोमेन के अंदर, अब जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है 17.16 आपकी बुक की ये पिक्चर है जिसमें आपको शो किया गया है मैग्नेटिक डोमेन्स विद इन एन अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटीरियल। इस मटीरियल की डोमेन्स आपको दिखाई गई हैं। ये जो लाइंस के थ्रू रीजन सेपरेट किए गए हैं ये डोमेन्स हैं। अब हर डोमेन में एक एरो शो कर रहा है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। एरो का जिस तरफ हेड है वो है नॉर्थ और जिस तरफ इसकी टेल है वो है साउथ। तो ये एरो शो कर रहे हैं कि किस किस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड। अब हर डोमेन के अंदर सारी जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यानी एक दूसरे के फील्ड को सपोर्ट करेंगे। एक डोमेन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग मोशन की वजह से ये एक दूसरे के मैग्नेटिक इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेंगे बल्कि सपोर्ट करेंगे। तो एज अ रिज़ल्ट एक डोमेन के अंदर कोई एक ख़ास डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन की जो है स्पिन मोशन होगी और इसका कुछ ख़ास या इसका कुछ मैग्नेटिक रिज़ल्ट भी होगा। तो एक जो डोमेन है ये एक आप समझे कि एक मैग्नेटाइज्ड पार्ट है किसी भी मटेरियल का। अच्छा, ईच डोमेन, अब नेक्स्ट लाइन में पढ़ने लगी हूँ। ईच डोमेन बिहेव्स एज अ स्मॉल मैग्नेट विद इट्स ओन नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब हर डोमेन जो है ये एज अ स्मॉल मैग्नेट एक्ट कर रही है जिसका अपना एक नॉर्थ और साउथ पोल है। इन अनमैग्नेटाइज्ड आयरन द डोमेन्स आर ओरिएंटेड इन अ डिसऑर्डरली फैशन। अब ये जो आपको एक दिखाया गया छोटा सा पीस आयरन का, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर डोमेन का अपने अंदर, हर डोमेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन है, लेकिन ओवरऑल जो है मटेरियल के अंदर सारी डोमेन्स जो हैं ये रैंडमली पड़ी हुई हैं, किसी एक ख़ास डायरेक्शन में अरेंज नहीं है। तो इसका मतलब है हर डोमेन का अपना थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ओवरऑल मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं है क्योंकि इसकी डोमेन्स जो हैं एक डायरेक्शन में अरेंज नहीं है। So that the net magnetic effect of a sizable specimen is zero, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जो है एक इस जो आपको पिक्चर दिखाई गई यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो। When the specimen is placed in an external magnetic field as that of a solenoid, the domains line up parallel to lines of external magnetic field and the entire specimen becomes saturated. अब अगर आप इसी ये जो आपको पोर्शन दिखाया जा रहा है आयरन का, इसको उठा के एक सोलेनाइड के अंदर रखें। सोलेनाइड में क्या होता है, करंट पास करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है उसके अराउंड। अब उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा, उसके अंदर जब आप ये स्पेसिमन रखेंगे तो इसकी जो डोमेन्स के अंदर ये जो हैं आपको नज़र आ रही हैं
एरोज यानी मैग्नेटिक बिहेवियर जो है इसका, या मैग्नेटिक, इसको आप क्या बोलेंगे, आप कह रहे हैं मैग्नेटिक लाइंस हैं ये सारी क्या हो जाएंगी, अरेंज हो जाएंगी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. The combination of a solenoid and a specimen of iron inside it thus makes a powerful magnet and is called an electromagnet. तो जब आप इस पीस को या स्पेसिमन को उठा के सोलेनाइड के अंदर रखेंगे, इसकी डोमेन्स के अंदर सारी लाइंस खुद को अरेंज कर लेंगी, तो ये इटसेल्फ खुद भी एक मैग्नेट बन जाएगा. और सोलेनाइड के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड थी, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा. जो साइड पे, राइट हैंड साइड पे एक पिक्चर मैंने रखी हुई है. इस पिक्चर के नीचे मैंने लिखा हुआ है, सो अ मटेरियल फॉर एग्जांपल आयरन इज़ मैग्नेटिक बट नॉट अ मैग्नेट. यहाँ लिखना था मैग्नेट. तो ये जो पिक्चर है हमें दिखा रही है कि हर डोमेन का अपने अंदर मैग्नेटिक कुछ इफ़ेक्ट मौजूद है, लेकिन ओवरऑल जो है मटेरियल का मैग्नेटिक इफ़ेक्ट नहीं है. तो यही जो लाइन है मैंने लिख दी है, सो मटेरियल इज़ मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इसके अंदर इफ़ेक्ट मौजूद है, बट इट्स नॉट अ मैग्नेट इन द एब्सेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड. अब जब हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेट कर देंगे किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अराउंड, तो क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ डोमेन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. अब जो हर डोमेन है वो खुद को अरेंज कर लेगी जब इसके अराउंड आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे. तो राइट हैंड साइड पर जो फिगर है, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो पिक्चर है, ये 17.7 आपकी बुक की पिक्चर है. इसमें दिखाया गया कि अगर दोनों साइड्स पे आपने फील्ड अप्लाई किया मैग्नेटिक, एक साइड पे है नॉर्थ और दूसरी पे है साउथ, तो क्या होगा, एरोज जो हैं वो अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड खुद को अरेंज कर लेंगे. राइट हैंड साइड वाली पिक्चर को अगर आप देखें तो यहाँ पे इसी की पिक्चर को मैंने थोड़ा सा मोर एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे डाला है. आप देखें कि इसके अराउंड हमने एक मैग्नेट रखा, तो हर डोमेन ने अपने मैग्नेटिक फील्ड को अरेंज किया है. किस तरह कि हर डोमेन का जो साउथ पोल है वो मैग्नेट, एक्सटर्नल मैग्नेट के नॉर्थ पोल में एडजस्ट हो गया है, और नॉर्थ पोल जो है डोमेन्स का वो दूसरी साइड पर चला गया है. तो इस तरह किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में डोमेन्स जो हैं ये खुद को अलाइन कर लेती हैं. अब जब सारे डोमेन्स के अंदर जो है मटेरियल सारे डोमेन्स के अंदर जो मैग्नेट्स थे इन सब की एक ही डायरेक्शन होगी, तो इसका मतलब है कि ये जो मटेरियल है इस वक्त ये खुद इटसेल्फ एक मैग्नेट बन चुका है, क्योंकि अब इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक इफेक्ट होगा. एक ही तरफ सारे नॉर्थ पोल हैं और दूसरी तरफ सारे साउथ पोल हैं, तो अब ये एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा. तो कोई भी मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन वगैरह जो है ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एज अ मैग्नेट बिहेव करता है, और जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप हटा देंगे तो ये अगेन क्या हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर वैनिश हो जाएगा. अब दो तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, एक होते हैं सॉफ्ट और दूसरे होते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स. जो आयरन है, आयरन इज़ अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल. इट्स डोमेन्स आर इजीली ओरिएंटेड on applying an external field and also radially return to random positions when the field is removed. This is desirable in an electromagnet and also in transformers. अब जो आयरन है ये एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है और इसकी जो डोमेन्स हैं वो इजीली खुद को अरेंज कर लेती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड. और जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव करते हैं ये फ़ौरन से डिसअलाइन हो जाती हैं. और ऐसा जो बिहेवियर होता है इसका मतलब है कि ये एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए यूज़ होता है. अच्छा, नेक्स्ट है जी, डोमेन्स इन स्टील ऑन द अदर हैंड आर नॉट सो ईजिली ओरिएंटेड टू ऑर्डर. दे रिक्वायर वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड्स बट वंस ओरिएंटेड रिटेन द अलाइनमेंट. Thus steel makes a good permanent magnet and is known as hard magnetic material, and another such material is a special alloy alnico 5.
अच्छा जी, अब जो दूसरा हमने कहा कि एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स भी होते हैं, स्टील उसकी एग्जांपल है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स के केस में क्या होता है कि जब आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करते हैं तो इतना इजीली ये जो है इसकी डोमेन्स अरेंज नहीं होती, इसकी डोमेन्स बहुत मुश्किल से अरेंज होगी। लेकिन जब एक दफ़ा वो अरेंज हो गई, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर हटा भी दिया तो वो फिर बहुत इजीली डिसअरेंज या डिसअलाइन नहीं होगी, मतलब कि बहुत देर तक वो मैग्नेट रहेगा। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है ये एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की होती है और ये परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ होगा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसका मतलब है अगर आपने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो आप सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करेंगे, और अगर आपने एक परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो आप एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अब किसी भी मटेरियल का मैग्नेटिज्म किस तरह लॉस हो सकता है। Finally, it must be mentioned that thermal vibrations tend to disturb the order lines of the domains. Ferromagnetic materials preserve the order lines at ordinary temperature. When heated, they begin to lose their order lines due to the increased thermal motion. This process begins to occur at a particular temperature, different for different materials, called Curie temperature. Above the Curie temperature, iron is paramagnetic but not ferromagnetic. The Curie temperature for iron is about 750 डिग्री सेल्सियस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन किया गया है कि कोई भी जो मटेरियल है वो एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर रखता है। जैसे ही आप उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा ड्यू टू द लॉस ऑफ देयर ऑर्डर लाइंस। उनके डोमेन्स की जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मटेरियल जो है उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिससे ऊपर मटेरियल जो है, फॉर एग्जांपल आयरन जो है, ये जो है 750 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर टेम्परेचर आप ले जाएं तो ये फिर फेरोमैग्नेटिक नहीं रहेगा बल्कि ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और पैरामैग्नेटिक की मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो थोड़ा वीक होता है, और इस टेम्परेचर से बिलो जो है मटेरियल जो है वो फेरोमैग्नेटिक के तौर पे ही बिहेव करेगा। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को इन्होंने बोला ये क्यूरी टेम्परेचर है। तो क्यूरी टेम्परेचर से अबव जाके मटेरियल का फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो दैट मीन्स के टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से मैग्नेटिक लॉस होता है किसी भी मटेरियल का ड्यू टू डिसऑर्डरनेस ऑफ द डोमेन्स। अच्छा, ये अब आपकी बुक में कुछ इंफॉर्मेशन की चीज़ें थी। एक जो स्क्विड्स होते हैं, ये सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइसेस होती हैं, आर यूज टू डिटेक्ट वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड सच एज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेन। ये सुपर कंडक्टर की एक एप्लीकेशन है जो कि इन डिवाइसेस को आप बोलते हैं स्क्विड्स। और ये स्क्विड्स जो होती हैं ये ब्रेन की मैग्नेटिक एक्टिविटी या मैग्नेटिक फील्ड को चेक करने के लिए यूज़ होती हैं, डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। राइट हैंड साइड पे जो बॉक्स है, मैग्नेटिक मेड आउट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स कुड बी यूज्ड इन ऑप्टिकल डिस्क्स एंड कंप्यूटर कंपोनेंट्स इन कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, टीवीज, motors, generators and data storage devices. Circuits can make use of ceramic magnets that do not conduct electricity. ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताएगी है कि ऑर्गेनिक मटेरियल से भी आप मैग्नेटिक मटेरियल बना सकते हैं, जिनकी कुछ सर्टेन एप्लीकेशंस हैं कि वो कंप्यूटर्स में, टीवीज़ में, मोटर्स में, जनरेटर्स वगैरह में यूज़ होते हैं। और सिरामिक मटेरियल से भी आप मैग्नेटिक मटेरियल बना सकते हैं, जिनको सिरामिक मैग्नेट्स कहेंगे आप। वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते और वो सर्किट्स के अंदर यूज़ होते हैं। तो ये था आज का आपका लेक्चर। कल इंशाल्लाह हम हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में पढ़ेंगे।